बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 53 में उसने हमें कुछ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए दी हुई है। कोडिंग हमारे पास मौजूद है और उस कोडिंग के बाद उसने हमें ये बताया है कि इसकी जो आउटपुट है वो आपने हमें बतानी है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इंटीजर x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 35। x और y दो वेरिएबल्स लिए गए हैं और इनके अंदर वैल्यूज को स्टोर किया गया है। उसके बाद y प्लस प्लस लिखा है प्लस x प्लस प्लस लिखा है। अब ये बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहां पर यूज किए गए हैं। तो हम एक दूसरी फाइल में चले जाते हैं जहां पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए एक फाइल बनाई है और इस फाइल के अंदर मैंने कुछ सी लैंग्वेज का कोड लिखा है और इस कोड के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है कि ये किस तरह से जो वर्किंग करता है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। हमने कल वाले परसों वाले लेक्चर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की दो फॉर्मेट्स पढ़े थे। जो एक फॉर्मेट था उसको हमने कहा था कि ये प्रीफिक्स है और जो दूसरा फॉर्मेट था उसको हमने कहा था कि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर था वो ये था कि जब ऑपरेटर वेरिएबल से पहले आता है तो उसको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का नाम दिया जाता है और जब वेरिएबल नेम के बाद ऑपरेटर आता है तो फिर हम उसको पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का नाम दे देते हैं। तो इनको मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअली अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आपने यहां पर y प्लस प्लस लिख दिया है या प्लस प्लस y लिख दिया है, सिंपली अगर आपने इतना लिखा है, आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल नहीं किया हुआ, यानी अगर आप इंडिपेंडेंटली इसको इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप प्लस प्लस वाई लिख लें या वाई प्लस प्लस लिख लें, उसका सेम एक्शन जो परफॉर्म किया जाता है और वो ये कि y की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी जाती है। लेकिन अगर हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखते हैं इस तरह से, x इक्वल टू वाई प्लस प्लस या x इक्वल टू प्लस प्लस वाई, तो इन दोनों कंडीशंस में इसका जवाब डिफरेंट होगा। अब वो जवाब डिफरेंट किस तरह से होना है, यहां पर मैंने जितने भी इसके पॉसिबल फॉर्मेट्स हो सकते थे वो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये सारी जो इसके पॉसिबल फॉर्मेट्स हो सकते हैं वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये इंशाल्लाह जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है x इक्वल टू वाई प्लस प्लस में क्या होना है जी स्टूडेंट्स, इसमें दो एक्शन परफॉर्म किए जाने हैं। पहला एक्शन ये होना है कि जो y की वैल्यू है वो पहले x के अंदर असाइन की जाएगी, जो भी वैल्यू है, और असाइन करने के बाद y की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां पर x में 20 स्टोर है और y में 35 है, तो यहां पर क्या होगा कि पहले y की वैल्यू x के अंदर असाइन की जाएगी और वो हो जाएगी 35। x इक्वल टू y है, y में 35 लिखा हुआ है ना, तो 35 x के अंदर स्टोर हो जाएगा और x की जो पिछली वैल्यू है वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 और उसके बाद क्या किया जाएगा y प्लस प्लस। यानी ये इतना काम पहले परफॉर्म होना है और उसके बाद फिर ये जो दूसरा काम रह गया है वो बाद में होना है। यानी असाइनमेंट पहले और इंक्रीमेंट बाद में।
तो y की वैल्यू 35 से क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। लिहाजा जब हम x और y की वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाएंगे तो x की वैल्यू हमें 35 मिलेगी और y की वैल्यू हमें 36 मिलेगी। उसके बाद दूसरी फॉर्मेट की तरफ चलते हैं कि अगर यहां पर y प्लस प्लस की बजाय प्लस प्लस y लिखा गया है तो फिर उस सूरत में क्या होना है, उस सूरत में यह होना है कि फर्ज कर लें कि अगर x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 35 है तो आपने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है x इक्वल टू प्लस प्लस y लिखा हुआ है। लिहाजा इस सूरत में क्या होना है कि पहले जो, चूंकि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लिहाजा यहां पर पहले जो इंक्रीमेंट है वो पहले जो परफॉर्म किया जाएगा और बाद में असाइनमेंट होगी। तो इस सूरत में क्या होगा कि y की वैल्यू पहले 1 इंक्रीज कर दी जाएगी और वो क्या हो जाएगी 36 और उसके बाद असाइनमेंट होनी है। लिहाजा जो 36 उसने इंक्रीज किया वो वैल्यू x के अंदर स्टोर की जाएगी। तो हमें x और y की जो वैल्यूज मिलनी है वो 36 और 36 मिलनी है। तो आपको क्लियरली इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंस जो वो पता चल रहा है कि अगर आप पोस्ट फिक्स ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें असाइनमेंट पहले होती है और इंक्रीमेंट बाद में किया जाता है, लेकिन अगर आप प्रीफिक्स फॉर्मेट को यूज करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट पहले होता है और असाइनमेंट बाद में होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। अगर आप इस तरह का कोड देखते हैं तो समझ आए कि पहले असाइनमेंट होनी है और असाइनमेंट के बाद फिर इंक्रीमेंट होना है, तो दोनों सूरतों में x और y की वैल्यूज डिफरेंट आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप प्रीफिक्स फॉर्मेट यूज करते हैं तो उसमें फिर आप समझ जाएंगे कि पहले इंक्रीमेंट परफॉर्म होना है और इंक्रीमेंट के बाद उसकी वैल्यू असाइन की जानी है। तो अब दोनों सूरतों में जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी आपको वही नजर आनी है, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले हो गया और असाइनमेंट बाद में हो गई। तो ये डिफरेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। अब जरा इससे थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन अगेन करते हैं। एक और चीज जो आपके लिए गौरतलब है वो ये है कि देखिए मैंने यहां पर इंटीजर x और y लिए हैं और दोबारा मैंने यहां पर x के साथ इंट नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक दफा आपने वेरिएबल्स की टाइप मेंशन करनी है, बार बार टाइप मेंशन नहीं करनी। अगर आपने यहां पर एक दफा इंट x इक्वल टू 20 या y इक्वल टू 35 लिखते हैं तो यहां दोबारा इंटीजर आपने नहीं लिखना। कंपाइलर इस पर एरर जनरेट करके देगा आपको कि एक दफा आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, आप उसी वेरिएबल को दोबारा क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसलिए अब यहां पर अगेन मैंने x की वैल्यू 20 और 35 क्यों लिखी है, क्योंकि यहां पर x की और y की वैल्यू चेंज हो जानी है। अगर मैं यहां पर दोबारा x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 35 ना करता तो देखें इस एक्सप्रेशन के बाद x की वैल्यू मुझे 35 मिलनी थी और y की वैल्यू मुझे 36 मिलनी थी। सो मैंने सोचा कि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो लिहाजा दोबारा मैंने यहां पर उसको वही पहली वाली वैल्यू असाइन कर दी, ताकि जब हम पोस्ट फिक्स की बजाय प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें और फिर आपको उसका रिजल्ट मिले तो आपको क्लियरली दोनों के रिजल्ट्स जो वो आपको क्लियरली नजर आए कि दोनों में जो हमारा रिजल्ट जो वो किस हद तक चेंज होता है। उसके बाद देखें अगेन मैंने x के अंदर 10 स्टोर किया है और 10 स्टोर करने के बाद मैंने डायरेक्ट सी आउट के अंदर मैंने ये लिखा है x प्लस प्लस इक्वल टू, ये तो चूंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है तो ये वैसे का वैसे ही जो डिस्प्ले हो जाना है। जबकि ये इंसर्शन ऑपरेटर्स के बाद जो x प्लस प्लस लिखा है ये बेसिकली मेरा क्या था, ये एक्सप्रेशन था। देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है
जब आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखें या आप इसको डायरेक्ट सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखें, तब इनमें फर्क पड़ता है। अब इसमें क्या होना है, x प्लस प्लस के अंदर क्या होना है, मैंने आपको बताया कि ये स्टेटमेंट और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सेम है। x इक्वल टू वाई प्लस प्लस और सी आउट के अंदर जो x प्लस प्लस की जो स्टेटमेंट है ये सेम है। इसका रिजल्ट हमें सेम ही मिलना है, यानी पहले x की वैल्यू को प्रिंट आउट किया जाएगा, उसके बाद इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि हमने इसको आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया है। यहां भी हम यही करते थे कि हम पहले इसकी वैल्यू को असाइन कर देते थे और बाद में जो फिर उसको कहा गया कि वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो यहां पर भी यही होना है कि अगर आप इसको सिंपली यहां पर x प्लस प्लस लिखने की बजाय अगर सी आउट स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे तो फिर उस सूरत में पहले x की वैल्यू प्रिंट आउट की जाएगी और फिर x की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी जाएगी। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू आपको 10 मिलनी है, उसके बाद अगेन मैंने सी आउट में x की वैल्यू अगेन प्रिंट आउट की है, तो फिर हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 11 मिलेगी, क्योंकि यहां पर तो उसने x की वैल्यू प्रिंट की है, उसके बाद उसको इंक्रीज किया और इंक्रीज करने के बाद दोबारा उसने वहां पर प्रिंट आउट नहीं करना है, हमने दोबारा जो सी आउट की स्टेटमेंट दिया और फिर उसने प्रिंट आउट किया। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर x प्लस प्लस डायरेक्ट आप सी आउट स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं तो फिर पहले x की वैल्यू प्रिंट आउट की जाएगी, प्रिंट आउट करने के बाद x की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी। इसी तरह से अगर आप असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं तो पहले y की वैल्यू या उस वेरिएबल की वैल्यू उसके अंदर असाइन की जाएगी, उसके बाद इंक्रीज की जाएगी। अब इसमें एक दूसरा फॉर्मेट भी है जी हमारे पास, और वो फॉर्मेट क्या है कि अगर आप प्लस प्लस एक्स इस्तेमाल करते हैं तो ये जो प्लस प्लस एक्स है सी आउट के अंदर और ये जो आपने x इक्वल टू प्लस प्लस वाई लिखा है ये दोनों सेम है। यानी अगर आपने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया तो पहले वैल्यू इंक्रीज होनी है, बाद में वैल्यू प्रिंट आउट होनी है। वही काम जो यहां पर किया जाता था कि पहले वैल्यू इंक्रीज की जाती थी और फिर y की वैल्यू x में असाइन कर दी जाती थी, वैसे ही यहां पर होना है कि सी आउट स्टेटमेंट के अंदर पहले वैल्यू इंक्रीज की जाएगी और फिर वैल्यू को प्रिंट आउट किया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट में बिल्कुल इसके उलट जो वर्किंग हुई थी कि पहले वैल्यू प्रिंट आउट कर दी गई थी और बाद में वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया था। तो अब पहले इंक्रीज होना है, उसके बाद प्रिंट आउट होना है। तो देखें पहले वैल्यू इंक्रीज हुई और उसके बाद वैल्यू x की प्रिंट आउट कर दी गई। आप दोबारा अगर सी आउट में x की वैल्यू दोबारा प्रिंट आउट करते हैं दोबारा आपको 11 ही मिलना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट देखें जी, x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है और फिर उसके बाद x इक्वल टू x प्लस प्लस लिख दिया है। ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी उसमें हमने क्या लिखा था, उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स थे इस स्टेटमेंट के अंदर, x इक्वल टू वाई प्लस प्लस था, यहां पर x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस है। अब इसमें हमारा जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इंक्रीज की जा रही है उसी की वैल्यू को दोबारा x के अंदर असाइन भी किया जा रहा है। तो अब इस सूरत में क्या होना है जी, पहले x की वैल्यू को असाइन किया जाना है, x की वैल्यू को असाइन किया जाना है। वो ये काम कर, चूंकि हमारे पास यहां पर दोनों तरफ वेरिएबल सेम है और फिर राइट साइड पे जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया हमने पोस्ट फिक्स, तो अब इस सूरत के अंदर क्या होना है, इस सूरत के अंदर वो कहता है कि वही वर्किंग होनी है जो कि यहां पर सी आउट स्टेटमेंट के अंदर जो वर्किंग हुई थी। यानी पहले x की वैल्यू को जो रिटर्न करना है उसने x की वैल्यू 10 ही रिटर्न करनी है और उसके बाद फिर उसने x की वैल्यू को इंक्रीज करना है।
अब इस सूरत में देखें ये 3 स्टेप्स उसने परफॉर्म करने को कहता है। 1 रिटर्न द वैल्यू, उसने वो वैल्यू रिटर्न करनी है पहले। सेकंड इंक्रीमेंट द एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। नंबर 3 वो कहता है असाइन द ओरिजिनल वैल्यू, यानी वो जो स्टेप 1 के अंदर जो उसने रिटर्न की थी, रिटर्न करने के बाद जो स्टेप 1 के अंदर जो उसने वैल्यू एक्चुअली इंक्रीमेंट करने से पहले जो रिटर्न की थी वो वैल्यू उसने x के अंदर स्टोर करनी। तो इस सूरत में भी जो आपको x की वैल्यू मिलनी है वो 10 ही मिलनी है। और इसी तरह से अगर आप प्लस प्लस x यूज करते हैं तो फिर वही जो मैंने आपको बताया कि पहले वैल्यू x की इंक्रीज होनी है और इंक्रीज होने के बाद फिर वो x की वैल्यू x के अंदर असाइन कर दी जानी है और आपको x की वैल्यू जो है वो यहां पर फिर 11 डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो छोटे छोटे की पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। ये आप अगर सी लैंग्वेज में परफॉर्म करेंगे तो इनका रिजल्ट ऐसे ही आएगा जैसे मैंने आपको दिया है, लेकिन ये पॉइंट्स आपने याद रखने। आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में इसकी जो आउटपुट है वो आप बता सकेंगे। इससे रिलेटेड आउटपुट जो वो आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास जो अदर फॉर्मेट्स हैं वो ये जितने भी ऊपर मैंने फॉर्मेट्स लिए हैं वो जो फॉर्मेट्स थे वो सिंपली ये थे कि यहाँ तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को सी आउट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर लें या आप उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर लें। अभी उस पर हमने बाइनरी ऑपरेटर को यूज नहीं किया, तो ये फिर नेक्स्ट जो हमारे पास जो एग्जांपल है वो उसमें बाइनरी ऑपरेटर को यूज किया गया। यानी x और y अगर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और हम यूं लिखते हैं कि x इक्वल टू वाई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, फिर प्लस और x प्लस प्लस ये x का इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर लिया और जो बाइनरी ऑपरेटर है प्लस का वो भी इस्तेमाल कर लिया, तो अब यहां पर क्या हमारे पास जो वो पॉसिबिलिटीज होनी है कि क्या इंक्रीज करने से पहले प्लस किया जाएगा या पहले इंक्रीज की जाएगी वैल्यू और बाद में उन दोनों वैल्यूज को प्लस किया जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपको बतानी है। अगर आपने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है और दोनों ये जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यूज, जो एक्सप्रेशन के अंदर जो आप वैल्यूज यूज कर रहे हैं, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के फॉर्मेट्स यूज कर रहे हैं, वो अगर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स हैं, तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि पहले जो बाइनरी ऑपरेटर है प्लस का वो पहले सॉल्व होना है और वो सॉल्व होने के बाद फिर y और x की वैल्यू को इंक्रीज किया जाना है, यानी ये ऑर्डर होना है। वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो फिर पहले जो पोस्ट फिक्स में इंक्रीमेंट करने से पहले की जो वर्किंग है वो पहले परफॉर्म हुई थी और बाद में जो वो फिर अदर देन जो दूसरी वर्किंग थी यानी इंक्रीमेंट की वो परफॉर्म हुई थी। अब यहां पर सिंपली y की वैल्यू तो असाइन ही ना होनी, y और x दोनों की वैल्यूज जो वो असाइन होनी है। ऊपर वाली जितनी एग्जांपल्स थी उनमें तो सिर्फ और सिर्फ असाइन होनी थी वैल्यू या वैल्यू इंक्रीज होनी थी, लेकिन यहां पर दो ऑपरेशंस हैं कि एक तो इन दोनों की वैल्यूज ने प्लस होना है और दूसरा इनकी वैल्यूज ने इंक्रीमेंट होना है। लिहाजा इस सूरत में क्या होगा कि पहले x और y की वैल्यू को ऐड किया जाएगा, ऐड करने के बाद वो वैल्यू x के अंदर स्टोर की जाएगी और फिर उसके बाद जो हमारे पास y की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब x की वैल्यू एक्चुअली जो हमें यहां पर मिलनी है वो 55 मिलनी है, चूंकि x के अंदर जो हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद जो y की वैल्यू है वो भी इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलनी है। यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि पहले इंक्रीज होना है x और y की वैल्यूज थे और उसके बाद फिर y की वैल्यू इंक्रीज होनी है और फिर ये x की वैल्यू इंक्रीज होनी, तो जब हम इंक्रीमेंट कर देते, जब हम एडिशन कर देते हैं तो x की वैल्यू तो 20 की बजाय क्या हो जाती है 55 और फिर y की वैल्यू 35 से हो गई, तो फिर
उसके बाद अगर x की वैल्यू इंक्रीज होनी तो ये 55 से 56 क्यों नहीं होती? तो इसके लिए बिल्कुल यही वाला जो एग्जाम्पल है वो आप ध्यान में रखें कि इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो आपको नहीं मिलनी, आपको जो पहली वैल्यू जो उसने रिटर्न की है वो वैल्यू आपको मिलनी है। क्योंकि यहां पर दोनों तरफ x और x की वैल्यूज हैं, लिहाजा इनके जो रिजल्ट्स आने हैं y और x के, जो इनका एडिशन आना है वो एडिशन हमें x के अंदर मिलना है और फिर उसके बाद y की वैल्यू को इंक्रीज किया जाना है और उसके बाद हमें जो है यहां पर रिजल्ट मिल जाएगा। इस इक्वेशन को जरा देखते हैं जी देखें कि यहां पर x और y की वैल्यू उसने कहा कि x में 20 है और y में 35 है, लिहाजा क्या होगा कि y प्लस प्लस फिर प्लस x प्लस प्लस। तो मैंने आपको कहा कि y और x की वैल्यूज पहले ऐड होके x के अंदर स्टोर होनी है और उसके बाद जो वो फिर हमें रिजल्ट मिलना है। अगर हम इतनी वर्किंग करते हैं और इतनी वर्किंग के बाद हम अगर जो वो x की वैल्यू को प्रिंट आउट करते हैं तो हमें जवाब में x की वैल्यू 56 मिलेगी और y की वैल्यू 35 मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम y का ऑपरेटर यूज कर लेते हैं कि y इक्वल टू प्लस प्लस y, अब यहां पर देखें y के अंदर क्या यूज किया गया है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया गया। तो अब इस सूरत में पहले y की और x की वैल्यूज इंक्रीज होनी है, इंक्रीज होने के बाद फिर इन दोनों ने एडिशन होना है और वो y के अंदर स्टोर हो जाना है और उसके बाद फिर जो x और y की जो वैल्यूज हैं वो आपको यहां पर ये जो 57 और 94 नजर आ रहा है जो मैंने कट की हुई हैं वो वैल्यूज आपको मिलेंगी। यानी अगर आप इस रिजल्ट को खत्म कर देते हैं तो आपको जवाब ये मिलेगा, अगर आप ये रिजल्ट रहने देते हैं तो फिर आपको जवाब 57 और 94 मिलेगा। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये सेपरेट की हुई है, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस मैंने सेपरेटली जो लिखी हुई हैं तो इसे आपको जवाब जो है वो डिफरेंट मिल रहा है। ये दूसरे क्वेश्चन के अंदर फिर मैंने y की जो कंडीशन है वो यहां पर एंटर की हुई है, तो आपने ये दोनों जो वो अलग अलग जो वो बेशक कर लें या आप इन दोनों का जो वो इकट्ठा जो वो प्रैक्टिकल कर लें तो आपको इसका रिजल्ट जो वो मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसके एक्चुअली डिफरेंट फॉर्मेट्स थे कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं या आप जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीफिक्स ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं या आप पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो देखें इसमें एक इक्वेशन के अंदर दोनों में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ और दूसरी इक्वेशन के अंदर एक में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है और दूसरी के अंदर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऊपर जो दोनों एग्जांपल्स हैं इन दोनों में पहले आपको एग्जांपल दी गई है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की कि पहले दोनों की वैल्यूज एडिशन होंगी, उसके बाद फिर वैल्यू में इंक्रीज किया जाएगा। और जो हमारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसमें पहले वैल्यूज इंक्रीज होनी है और उसके बाद फिर जो एडिशन है वो बाद में परफॉर्म होना है। फिर उसके बाद इसमें पहले प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज हुआ और बाद में पोस्ट फिक्स, तो इसमें क्या होगा कि पहले y की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी और वो जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो x के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। y की वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद x की वैल्यू को ऐड किया जाएगा, जो प्रीवियस x की वैल्यू है वो इंक्रीमेंटेड y की वैल्यू के अंदर ऐड किया जाएगा और ऐड करने के बाद y की वैल्यू बनेगी और उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी। और इसी तरह से अगर यहां पर y प्लस प्लस होता और यहां पर प्लस प्लस x होता तो फिर उस सूरत में
x की वैल्यू पहले इंक्रीज हो जानी थी और बाद में फिर वो y के अंदर एडिशन हो जाना था और उसके बाद फिर y की वैल्यू इंक्रीज हो जानी थी। तो ये चीजें आपने छोटी छोटी सिंपल सी ये हैं, लेकिन है जरा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कि अगर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है तो फिर प्रायोरिटी दी जाती है कि पहले इंक्रीमेंट की जाए वैल्यू और बाद में जो दूसरा ऑपरेशन है वो बाद में परफॉर्म किया जाए, खा वो प्लस का है खा वो असाइनमेंट का है, जैसे भी है। तो ये हमारे पास दूसरी फॉर्मेट थी। अब तीसरी फॉर्मेट ये है कि आया कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं वो अगर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जो वो दे दिए जाते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है कि जो इक्वल का ऑपरेटर होता है उसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। और अगर हम यहाँ पर a स्टार इक्वल टू b लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। लेकिन अब यहाँ पर b की बजाय b प्लस प्लस लिख दिया गया, तो अब इस सूरत में क्या होना है, देखें पोस्टफिक्स ऑपरेटर है ना, तो पहले ये हाफ जो आपका एक्सप्रेशन है ये पहले सॉल्व होगा और वो हाफ एक्सप्रेशन क्या है, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b और उसके बाद फिर b प्लस प्लस। तो a की वैल्यू पहले जो वो मल्टीप्लाई कर दी जाएगी और उसके बाद b की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बजाय प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो वो यूज किया जाता है, तो फिर उस सूरत में क्या होना है कि पहले b की वैल्यू इंक्रीज होनी है, उसके बाद फिर a के साथ वो मल्टीप्लाई होनी है, यानी पहले प्लस प्लस b होना है, बाद में a की वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी। तो b की वैल्यू 5 होगी तो 5 जो फिर a के साथ मल्टीप्लाई होके तो जवाब 15 आ गया। फिर इसी तरह से अगर दोनों तरफ आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया फिर क्या होगा, तो फिर इस सूरत में चूंकि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसलिए a की वैल्यू पहले इंक्रीज होनी है, फिर मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद फिर b की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 4 हो जाएगी। उसके बाद a इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू जो है 4 इससे मल्टीप्लाई होगी 16 होगी और फिर b की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई। और इसी तरह से अगर दोनों सूरतों में इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर प्रीफिक्स फॉर्मेट अगर यूज हुए हैं तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि पहले a और b दोनों की वैल्यूज को इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज करने के बाद फिर जो मल्टीप्लीकेशन है वो परफॉर्म कर दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते थे, जितने पॉसिबल वेज हो सकते थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लिखने के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ आपको एग्जांपल्स दिए हैं। आपने यही जो क्वेश्चन है वो आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ मुझे बनाकर भेजना है। कॉपी पे लिखा हुआ मैंने ये देखना है, इसका जो कोड है और जिस तरह से मैंने आउटपुट मेंशन की हुई है आपने भी वैसे ही इसकी आउटपुट मेंशन करके वो मुझे आपने सेंड करना है। ये देखें, ये सी पार्ट में उसने a की वैल्यू 10 स्टोर किया है और फिर उसके बाद उसने a प्लस प्लस लिखा है। चूंकि ये इंडिविजुअली यूज हुआ है तो a की वैल्यू मैंने कहा था कि अगर इंडिविजुअली यूज होगा तो a की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी जाएगी और उसके बाद उसने सी आउट की स्टेटमेंट यूज किया तो इसमें आपको 11 ही मिलना है। अगर आप डायरेक्ट यहां पर a प्लस प्लस सी आउट के अंदर लिखते तो आपको a की वैल्यू 10 मिलनी थी। ये देखें, इसके अगेंस्ट ये स्टेटमेंट है, यानी डायरेक्ट आपने a प्लस प्लस लिखा तो a की वैल्यू क्या मिली है, आपको 10 मिली है, क्योंकि उसने पहले वैल्यू डिस्प्ले करनी है उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करनी है, चूंकि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है इसलिए इसकी आउटपुट 10 है और इसकी आउटपुट 11 है। यहां पर इंडिविजुअली यूज किया गया, यहां पर सी आउट स्टेटमेंट के अंदर यूज नहीं किया गया। कंपाइलर ने पहले इसको पढ़ना है उसके बाद सी आउट पे जाना है। यहां पर कंपाइलर ने ये स्टेटमेंट एट वंस जो वो रीड करनी है तो उसने पहले इसको प्रिंट आउट कर देना है, उसके बाद जो वैल्यू उसने इंक्रीज करनी है। तो इसलिए ये इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आता है। ये इस फाइल के अंदर जो मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है।
फिर उसके बाद यहां पर ये देखें उसने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया हुआ है कि n की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 0 है। तो अब इस सूरत में वो कहता है कि आउटपुट क्या आएगी, x इक्वल टू n माइनस माइनस है, n की वैल्यू 1 डिक्रीज करनी, लेकिन चूंकि ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो पहले n की वैल्यू को x के अंदर स्टोर किया जाएगा, उसके बाद n की वैल्यू को डिक्रीज किया जाएगा। तो 10 एक्चुअली पहले x के अंदर स्टोर हो चुका होगा, उसके बाद जो वैल्यू 10 से उसकी 9 जो हो वैल्यू डिक्रीज होनी है। तो इसी यहां पर आपको x की वैल्यू 10 मिली है, n को प्रिंट नहीं करवाया गया, वरना आपको n की वैल्यू भी जो मिल जाती जो कि 9 होती। यहां पर इस एग्जांपल को देखें कि i, j और k और n तीन वेरिएबल्स लिए गए हैं और ये एक इक्वेशन दी गई है कि इस इक्वेशन को किस तरह से जो वो सॉल्व किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो वो दूसरी सी आउट के अंदर जो इक्वेशन दी गई कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। आपको मैंने जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी करवाई थी उसके तहत आप ये देखें कि इसका रिजल्ट किस तरह से आना है, और फिर ये मेंशन करें कि इसको सिंपल आपने अपनी कॉपी पर मेंशन करना है स्टेप बाय स्टेप कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो पहले j मल्टीप्लाई k सॉल्व होना है और उसके बाद फिर जो k मॉडुलस n है वो सॉल्व होना है। उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्ट आना है उसने माइनस होना है, लेकिन माइनस होने से पहले इसका रिजल्ट जो वो i के अंदर प्लस होगा और उसके बाद प्लस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो फिर इसमें से जो माइनस कर दिया जाएगा। i डिवाइडेड बाय n है, उसके बाद जो यहां पर हमारे पास i की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू 3, ये दोनों जो वो डिवाइड होने और डिवाइड होने के बाद जो रिजल्ट है वो यहां पर 1 लिखा हुआ है। तो वो तो डेफिनेटली आपको पता है 5 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 1s are 3 आएगा। चूंकि जो रिजल्ट है वो यहां पर इंटीजर लिया गया है तो रिजल्ट भी आपको जो वो इंटीजर की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले किया जाना है। फिर उसके बाद यहां पर क्या किया जी, उसने टाइप कास्टिंग परफॉर्म किया गालिबन कि हमारे पास एक वेरिएबल है x की वैल्यू वो है 3.8 और ये फ्लोट है, और हमने यहां पर क्या लिखा है इंटीजर x। बेसिकली यहां पर टाइप कास्टिंग की गई है कि x की जस्ट जो इंटीग्रल पार्ट है उसको डिस्प्ले किया जाए, उसको n के अंदर स्टोर कर दीजिए और फिर n की वैल्यू यहां पर डिस्प्ले की तो ओनली 3 डिस्प्ले हुई है, जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी वो उसने छोड़ दी है। टाइप कास्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम एक्चुअली क्या करते हैं कि जो वैल्यू है उस वैल्यू की टाइप जो हम चेंज कर देते हैं। हमने यहां पर फ्लोट को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया है। इस तरह से भी कन्वर्जन हो सकती है और आप पैरेंथेसिस इंटीजर की गिर्द भी लगा सकते हैं और यहां पर सिंपल x आप लिख सकते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूं कि अगर यही स्टेटमेंट आप इस तरह भी लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू इंटीजर x, तो इससे भी टाइप कास्टिंग हो जाएगी। जो x की वैल्यू है वो सिर्फ जो इंटीग्रल पार्ट है उसका 3 वो n के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो पैरेंथेसिस आप टाइप के गिर्द लगा लें या आप टाइप सिंपल लिख के पैरेंथेसिस वेरिएबल के गिर्द लगा लें, दोनों इसके फॉर्मेट्स करेक्ट है। उसके बाद जी भी बड़ा सिंपल सा है, इसको आप कीजिएगा और आई होप कि ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहां पर ये देखें पहले i की वैल्यू को प्रिंट आउट किया गया है, फिर उसने कहा कि i प्लस प्लस और फिर उसके बाद प्लस प्लस i। ये दोनों फॉर्मेट्स भी मैंने आपको जो वो करवा दिए हुए हैं कि पहले i की वैल्यू इंक्रीज डिस्प्ले की जानी है, उसके बाद इंक्रीज होनी है। तो देखें यहाँ एक्चुअली इस स्टेटमेंट में तो i की वैल्यू 5 ही थी, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होना है कि कंपाइलर ने पहले यहां पर प्रिंट आउट करना है और वो उसने 5 प्रिंट आउट कर दिया और उसके बाद उसने i की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी, तो वो 5 से क्या हो गई 6। अब इस लाइन पर चूंकि उसने पहले प्रिंट कर दिया है उसके बाद इंक्रीज किया है तो वो 6 तो हमें नजर नहीं आना, हमें तो 5 ही नजर आना है। एक्चुअली यहां पर इस स्टेप पे i की वैल्यू 6 हो चुकी हुई है, और अगले स्टेप में उसने क्या किया, उसने प्रीफिक्स फॉर्मेट यूज कर लिया, यानी पहले इंक्रीज होगा। अब ऑलरेडी यहां पर i की वैल्यू 6 थी तो 6 से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और 7 के बाद जो फिर वो यहां पर डिस्प्ले किया जाएगा क्योंकि ये प्रीफिक्स
इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पहले उसने इंक्रीज करना है, उसके बाद उसने इसको डिस्प्ले करना है, इसीलिए यहां पर आपको 7 डिस्प्ले हो रहा है। ये भी जो फॉर्मेट्स थे ये भी मैंने आपको इस एग्जांपल के अंदर जो वो ब्रीफ कर दिए कि ये आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। जितने भी इसके पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। क्वेश्चन भी उसने यहां पर ही दिया हुआ है कि अगर b प्लस प्लस की बजाय प्लस प्लस b हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर दोनों की वैल्यू पहले जो वो इंक्रीज होनी है और उसके बाद फिर यहां पर मल्टीप्लाई होनी है। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये आपने इनको सॉल्व करना है और आपने मुझे ये कॉपी पे सॉल्व करके भेजने हैं। सम इक्वल टू सम प्लस 1 है, सम की वैल्यू अगर 0 है तो 0 में 1 ऐड किया जाएगा तो सम के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद सम प्लस इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब होता है, सम इक्वल टू सम प्लस 1, अगेन इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन यहां पर चूंकि सम की वैल्यू 1 ऐड हो चुकी है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर सम का इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया गया, लेकिन चूंकि इंडिविजुअल है इसलिए अगेन यहां पर भी सम की वैल्यू इंक्रीज होनी है, यहां पर 3 हो जाएगी और यहां भी इंक्रीज होनी है, यहां पर सम की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एक्चुअली सम में हमें जो वो 4 जो वो रिटर्न किया जाएगा। ये तो इस कोड की आउटपुट थी। उसने एक्चुअली ऊपर कुछ और पूछा हुआ है, वो कहता है राइट 4 डिफरेंट प्रोग्राम स्टेटमेंट्स दैट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल सम, कि 4 डिफरेंट वो स्टेटमेंट्स लिखें जिनमें हम सम वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी, सम इक्वल टू सम प्लस 1, ये पहली फॉर्मेट है। वो कहते हैं इस तरह भी सम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी में वो कहते हैं सम प्लस इक्वल टू 1, ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको यूज करते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब भी यही होता है सम इक्वल टू सम प्लस 1, इसमें भी सम की वैल्यू 1 इंक्रीज होनी है। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर सम प्लस प्लस यानी पोस्ट फिक्स फॉर्मेट, ऐसे भी सम की वैल्यू इंक्रीज होगी। और प्लस प्लस सम यानी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऐसे भी सम की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसकी एक्सरसाइज है, सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आपने ये पहले तो खुद से ट्राई करना है कि आप सॉल्यूशंस ना देखें और आपने इसको कॉपी पे सॉल्व करना है, ये आपकी सिंपल प्रैक्टिस है। आप अगर इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो होपफुली आप ये समझ लें कि आपकी जो सी लैंग्वेज है वो आपको अच्छी जो वो आ गई है जितनी अब तक हमने पढ़ ली हुई है। तो ये बस आपकी एक्सप्रेशंस की जो वो प्रैक्टिस है कि जो आपने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स या जो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट आपने पढ़ी है, ये जो आपने प्रेसिडेंसी ऑर्डर जो आपने पढ़ा है, प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स, वो किस तरह से सॉल्व होने हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको दी है, एमसीक्यूज भी यहाँ पर दिए हुए हैं, सिंपल हैं, ये आप इनको जो वो पढ़ें और इनको जुबानी सॉल्व करें। जुबानी सॉल्व करने के बाद फिर आप अपने आंसर्स को जो इसने आंसर्स दिए हुए हैं उनके साथ मैच करके देखें, फिर आपको इसका फायदा होगा। डेफिनेटली आपको पेपर में एमसीक्यूज भी आने हैं और वो तभी आप सॉल्व कर सकेंगे जब आपने कोई ना कोई इसकी प्रिपरेशन की हुई होगी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाते हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में इनपुट और आउटपुट का चैप्टर है, जिसके अंदर हमने सी इन को यूज करना है और सी आउट को जो वो हम ऑलरेडी जो वो यूज कर रहे हैं। इनपुट का मतलब यही है कि आप कंप्यूटर में कुछ एंटर करते हैं। अभी तक जितने आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं ना, उनमें आपने इनपुट परफॉर्म नहीं की। आपने ऑलरेडी आपने प्रोग्राम के अंदर कुछ वैल्यूज सेट की हुई थी असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से, और वही जो वैल्यूज थी वो थ्रू आउट द प्रोग्राम जो वो यूज होती हैं। जो इनपुट का प्रोसेस है उसका मतलब ये है कि हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज सेट नहीं की, हमने वो वैल्यूज अभी डिले की हुई हैं कि जब हमारा प्रोग्राम रन होगा
तो रन होने के बाद यूजर अपनी मर्जी से अपनी वैल्यूज वहां पर इनपुट करेगा, वो एक्चुअली इनपुट कहलाती है। तो अक्सर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि इनपुट फ्रॉम यूजर, अगर ये वर्ड इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि आपने सी इन की स्टेटमेंट को यूज करना है, यानी यूजर अपनी मर्जी की वैल्यूज अपने प्रोग्राम में इनपुट करेगा। इसी तरह से जो आउटपुट है वो आपको पता है कि जो जितने भी इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस हैं वो जो आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है जो सी की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है उसके अंदर जो वो मौजूद है। और सी इन और सी आउट के अंदर आपको पता है कि ये जो इंसर्शन ऑपरेटर्स हैं उनको यूज किया जाता है। आपको ये याद रखना है इसका नाम कि इसको इंसर्शन ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। उसके बाद ये उसने इसका सिंटैक्स लिखा है। मेरे ख्याल में तमाम स्टूडेंट्स जो वो इसके सिंटैक्स से जो वाकिफ हैं कि सी आउट आपने लिखना है, इंसर्शन ऑपरेटर्स लगाने हैं, फिर वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट या कोई एक्सप्रेशन का नाम, तो ये उसकी वैल्यू जो वो प्रिंट आउट करेगा। अगर आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देते हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने से ये होगा कि वो लाइन एज इट इज जो आउटपुट के अंदर शामिल कर दी जाएगी। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जो वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स या जो एक्सप्रेशन यानी जो फॉर्मूलाज हैं, अगर आपने वो लिखने हैं, उनकी वैल्यूज जो हो अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो फिर वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर लिखेंगे। तो सी आउट जो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट का नाम है जो कि हमारी आउटपुट को डिस्प्ले करता है। और ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है या इसको वो कहता है कि इट इज नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर आर पुट टू ऑपरेटर। तो दोनों जो इसके नाम है, आप दोनों जो हो याद रख सकते हैं। इट सेंड द आउटपुट टू द सी आउट ऑब्जेक्ट। सी आउट ऑब्जेक्ट के पास जो ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं हमारी, द सी आउट ऑब्जेक्ट देन सेंड द आउटपुट टू द स्क्रीन, और फिर वो हमारी स्क्रीन पे हमारी आउटपुट भेज देती है। द लेफ्ट साइड ऑफ इंसर्शन ऑपरेटर मस्ट बी एन आउटपुट स्ट्रीम लाइक सी आउट, कि इससे पहले हमेशा सी आउट ही होगा और कोई चीज जो वो इससे पहले नहीं होगी। और फिर वो कहता है राइट साइड ऑफ द इंसर्शन ऑपरेटर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन आर मैनिपुलेटर, या तो राइट साइड पे या तो एक्सप्रेशन होगा, कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट होगा, या फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई ना कोई वो हमारी स्ट्रिंग होगी जो हम अपनी आउटपुट पे जो डिस्प्ले करना चाहते हैं। वन स्टेटमेंट कैन यूज मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर्स। एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा इंसर्शन ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये आपके सामने है। हमने यहाँ पर कितने इंसर्शन ऑपरेटर्स यूज किए हैं, एक ये इंसर्शन ऑपरेटर है, दूसरा ये इंसर्शन ऑपरेटर है। तो ये बेसिकली इस आउटपुट को भेजने के लिए और ये इसका जो रिजल्ट है वो आउटपुट को भेजने के लिए, तो दोनों के दरमियान आपने इंसर्शन ऑपरेटर एज ए सेपरेटर के तौर पर जो इस्तेमाल करना है। तो ये उसने एग्जांपल एक्चुअली दी हुई है कि जो मैसेज है वो सी आउट को भेजा जाता है और सी आउट फिर उसको प्रिंट आउट करती है। मिसाल के तौर पे जैसे सी आउट में आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देते हैं तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना है। अगर आप सिंपली यहाँ पर 720 यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं, चूंकि ये न्यूमेरिक फील्ड है तो न्यूमेरिक फील्ड को इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, ये एज इट इज 720 ही जो यहाँ पर डिस्प्ले होना है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप इसके गिर्द जो इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दें तो वो बेसिकली एक स्ट्रिंग बन जाएगा, लेकिन डिस्प्ले फिर भी वो 720 ही होना है। तो वो कहते हैं जितने भी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं उनको जो हो किसी भी ये जो डबल कोटेशन है उसके अंदर जो नहीं लिखा जाता। हम ये पहले भी जो पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दी जाएगी। वेरिएबल नेम के गिर्द आपने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाने। अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लेते हैं तो ये एज इट इज बेसिकली फिर ये टेक्स्ट बन जाता है या स्ट्रिंग बन जाता है और वो स्ट्रिंग एज इट इज जो वहां पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। अगर आपने दोनों स्ट्रिंग भी लिखनी है और आपने वेरिएबल की वैल्यू भी लिखनी है तो फिर ये उसने फॉर्मेट बताया कि सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप अपना वो मैसेज लिखें जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसके बाद जो आप वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो फिर उसकी वैल्यू जो वो डिस्प्ले
करती जाएगी। इस तरह से द वैल्यू ऑफ n और n इज और आगे n की वैल्यू जो यहाँ पर डिस्प्ले करती जाएगी। तो ये एक सिंपल सी जो उसने एग्जांपल दी है, आपने इससे अच्छी जो एग्जांपल्स की हुई हैं, लेकिन चूंकि ये बुक में है इसे मैं आपको एक जो स्टेप बाय स्टेप जो लेकर चलता हूँ आगे। तो n एक वेरिएबल है जिसमें उसने 10 वैल्यू जो स्टोर की है, और चूंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए किसी भी किस्म के कोई सिंगल कोट्स यहाँ पर नहीं लगाए गए। दूसरा, यहाँ पर ये जो स्टार है ये बेसिकली एक लेटर है, एक करैक्टर है, तो इस करैक्टर को स्टोर करने के लिए ये इसके गिर्द सिंगल कोट्स लगाए गए। फिर उसके बाद सी आउट में क्या लिखा गया जी, टेस्टिंग आउटपुट। तो चूंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है तो ये हमारी आउटपुट एज इट इज आएगी। उसके बाद आपने n की वैल्यू लिख दी है, n बेसिकली वेरिएबल का नाम है, तो एक्चुअली इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करती जाएगी 10। और उसके बाद फिर आपने करैक्टर ch के अंदर स्टार स्टोर था तो आपने ch लिखा, तो ch की जो वैल्यू थी स्टार वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। उसके बाद अगेन फिर उसने एक और जो वो एग्जांपल आपको दी है, दो उसने वेरिएबल्स लिए हैं और तीसरा रिजल्ट के नाम का जो वो वेरिएबल लिया है। तीनों की टाइप जो वो फ्लोट है। वेरिएबल 1 के अंदर उसने 24.27 स्टोर किया है, 41.50 वेरिएबल 2 के अंदर स्टोर किया है। दोनों की वैल्यूज को ऐड किया और ऐड करने के बाद फिर उसने जो आउटपुट बनाई है वो किस तरह से बनाई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सी आउट में पहले वेरिएबल 1 लिखा है, वेरिएबल 1 की जगह जो 24.727 है वो यहां पर डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लस लिखा गया, यानी वेरिएबल 1 की जगह तो 24.27 आएगा और इन्वर्टेड कॉमास में यहां पर प्लस लिखा गया तो ये प्लस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फिर वेरिएबल 2 लिखा गया है, तो देखिए वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखे हुए हैं, इसलिए इन दोनों की जगह पर इनकी ये जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले होनी है। इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ आप लिख देते हैं वो एज इट इज जो वो यहां पर आ जाता है। उसके बाद अगेन इक्वल भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखे है तो वो भी एज इट इज आएगा। और उसके बाद रिजल्ट, तो ये रिजल्ट के अंदर इन दोनों का जो एडिशन है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा यहां पर इस तरह से। आपने ये जो यहां पर रिजल्ट लिखा है, इस रिजल्ट की जगह पर आप वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम एक्सप्रेशन भी जो वो यहां पर लिख सकते हैं, फिर ये रिजल्ट का वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। जी स्टूडेंट्स, समझ आइए आपको सी आउट की। उसके बाद ये सिंपल से प्रोग्राम्स हैं कि आपने ये पिछले लेक्चर में गालिबन जो पिछला चैप्टर था उसमें ये सिंपल लॉजिक बनाते हुए जो है आपने ये क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद स्किप सीक्वेंस है जी। स्किप सीक्वेंस में मैंने आपको सिर्फ एक सीक्वेंस पढ़ाया था और वो था /n, या मैंने /t बताया था। मैंने बताया था कि /n जो न्यू लाइन के लिए यूज होता है और /t टैब इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, और ये सी आउट के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये जो बैकस्लैश है इसको बैकस्लैश कहा जाता है और फिर आगे ये एस्केप करैक्टर है। अब इनके कुछ मीनिंग्स है। जो मोस्ट कॉमन थे वो था /n और /t, कि /t जो टैब के लिए यूज होता है और /n जो न्यू लाइन के लिए यूज होता है। उसके अलावा कुछ और जो हमारे पास एस्केप करैक्टर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं अगर आप /a यूज करते हैं यानी हेलो /a वर्ड, तो जब आपको आउटपुट डिस्प्ले की जाएगी तो उसमें आपको एक छोटी सी बीप सुनाई देगी। जब आप अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे ना, तो जो आपके कंप्यूटर के स्पीकर्स हैं उनमें आपको एक बीप सुनाई देगी। इसका आउटपुट पे जो वो कोई जो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्पीकर्स हैं उनमें आपको एक छोटी सी बीप जरूर जो वो सुनाई देगी। तो /a बेसिकली अलार्म के लिए जो वो यूज होता है। इस तरह से /b जो है ये बैक स्पेस इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अगर हेलो /b वर्ड लिखा है तो हेलो लिखने के बाद एक करैक्टर बैक चले जाना है, तो बेसिकली यहां पर ओ खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हेल वर्ड बन जाएगा। तो
कभी हमें इस तरह की जरूरत तो नहीं पड़ी। बहरहाल ये आउटपुट में या सिंपल एमसीक्यूज में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये हमारी स्टेटमेंट हो तो हमारा आंसर जो वो क्या आएगा। लिहाजा उसने जब हेलो लिखा तो ओ जो है वो हेलो लिखने के बाद उसको स्लैश बी मिल गया तो वो बैक स्पेस चला गया। अब बैक स्पेस जाने के बाद जो ओ है वो यहां से खत्म हो जाना है और ओ के बाद जो वर्ड है वो वहां पर आगे डिस्प्ले हो जाना है। फिर इसी तरह से स्लैश एफ है। स्लैश एफ को बेसिकली वो कहता है कि ये जो एस्केप सीक्वेंस है इज यूज्ड टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट, इट इज कॉल्ड फॉर्म फीड। फॉर्म फीड इसको कहा जाता है। तो एक ब्लैंक पेपर जो वो इंसर्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद जो वो जो आउटपुट है वो नेक्स्ट पेपर पर जो हमें डिस्प्ले कर दी जाएगी। सो कहता है आफ्टर प्रिंटिंग द हेलो द कंप्यूटर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेपर एंड देन प्रिंट द रिमेनिंग आउटपुट, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के अंदर यूज करते हैं लेकिन हमने चूंकि एज सच कोई प्रिंटिंग का काम करना नहीं है तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। स्लैश एन ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है। हेलो स्लैश एन वर्ड अगर आप लिखते हैं तो हेलो के बाद कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा और फिर आगे जो आउटपुट आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। स्लैश आर ये रिटर्न करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो कहता है मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, कि जो हमारी स्टार्टिंग वाली लाइन है उसके बिल्कुल बिगिनिंग पे जो जाने के लिए इसको जो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने हेलो लिखा, हेलो लिखने के बाद कर्सर जो है बिल्कुल स्टार्ट पे चला गया और वहां पर जाके उसने वर्ड लिख दिया। तो फिर वो जो पुराने आपके लेटर्स हैं उनकी जगह नए लेटर्स रिप्लेस हो जाएंगे तो आपको ओनली जो वो वर्ड मिलेगा। स्लैश टी बेसिकली टैब के लिए यूज किया जाता है। हेलो स्लैश टी वर्ड अगर आप लिखते हैं तो हेलो और वर्ड के दरमियान स्लैश टी बेसिकली टैब जो वो जनरेट कर देता है। ऐसा आप अगर अपनी आउटपुट के दरमियान जो वो गैप थोड़ा सा देना चाहते हैं तो आप जहां पर एंड लाइन लिखते हैं आप एंड लाइन की जगह स्लैश टी लिख सकते हैं। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं तो दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर आप सिंगल कोड्स अपनी आउटपुट के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो सिंगल कोड अगर आपने अपनी आउटपुट के अंदर शामिल करने हैं तो सिंगल कोड हम इस तरह तो नहीं लिख सकते। आपने अगर सिंगल कोड लगाने हैं तो वो आपने बैक स्लैश के साथ जो वो आपने लगाने हैं। बैक स्लैश सिंगल कोड हेलो वर्ड अगेन बैक स्लैश सिंगल कोड। तो अब ये आउटपुट के अंदर भी ये सिंगल कोड्स लिख दिए जाएंगे। ऐसा अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पर लगाना चाहते हैं आउटपुट के अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमर्स नजर आए तो फिर आपने बैक स्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देने हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स भी जो हमारी आउटपुट के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से वो कहता है कि अगर आप जो स्लैश है उसको आउटपुट में शामिल करना चाहते हैं तो पहला जो बैक स्लैश है वो एस्केप सीक्वेंस के तौर पर जो यहाँ पर लिया गया है और दूसरा जो बैक स्लैश है वो एस्केप करैक्टर के तौर पर यहाँ पर लिया गया है। तो एक आपको बैक स्लैश जो वो नजर आएगा, दूसरा बैक स्लैश तो बेसिकली वो है जो हम एस्केप करैक्टर के साथ लिखते हैं और वो आपको आउटपुट में नजर नहीं आता। आगे उसने एक एग्जांपल दिया है कि एक प्रिंटफ लाइन को एक सी आउट स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपने इसको यूज करना है, इस आउटपुट को डिस्प्ले करना है। तो ये देखें उसने किस तरह से किया है। उसने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर जो वो क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में स्टार फिर स्लैश एन फिर डबल स्टार फिर स्लैश एन फिर 3 दफा स्टार फिर स्लैश एन फिर 4 दफा स्टार। तो ये पहला स्टार लिखेगा तो कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा, फिर 2 स्टार लिखेगी फिर कर्सर न्यू लाइन पे चली जाएगी, फिर 3 स्टार लिखेगी फिर कर्सर न्यू लाइन पे चली जाएगी और इस तरह से ये हमारी आउटपुट जनरेट कर दी जाएगी। इसी तरह से वो कहता है कि कुछ हमारे पास जो C++ के अंदर जो मैनिपुलेटर्स हैं जिसके अंदर एंड लाइन है, सेट पर्सियन, शो पॉइंट, सेट विड्थ, सेट फिल और फिक्स्ड के जो हमारे पास मैनिपुलेटर्स हैं, इनके अंदर जो मोस्ट कॉमन थे वो मैंने आपको करवा दी थे। लाइक जिस तरह से एंड लाइन है तो वो लाइन को एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर आप चाहते हैं कि हमारी लाइन एंड हो जाए और बाद वाली जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पर लिख दी जाए तो वहां पर हम एंड लाइन को यूज करते हैं। ये बेसिकली जो बैक स्लैश एन है ये उसका अल्टरनेट है। जो बैक स्लैश एन काम करता है वो ही ये भी काम करता है। तो इसमें देखें अगर आप हेलो एंड लाइन वर्ड लिखते हैं तो जो वर्ड है वो न्यू लाइन पे चला जाएगा।
लेकिन ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि हमेशा जब भी आपने एंड लाइन लिखना है तो वो आपने बगैर इन्वर्टेड कॉमास के और इंसर्शन ऑपरेटर्स के बाद जो वो आपने यहां पर लिखना है। आपने किसी स्ट्रिंग के साथ या किसी वेरिएबल के साथ नहीं आपने इसको लिखना। फिर ये सेट विड्थ है, इसमें हम उसको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देते हैं। जितने हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएंगे उतनी विड्थ यानी उतनी स्पेसेस जनरेट कर दी जाएंगी। अगर मैं यहां पर सेट विड्थ सेट w5 जो वो लिखता हूं तो यहां पर 5 स्पेसेस जो वो जनरेट कर दी जाएंगी। 4 लिखूंगा 4 स्पेसेस जनरेट कर दी जाएंगी। जैसे यहां पर देखें पहले सेट w4 लिखा है तो उसने 4 स्पेसेस जनरेट की, उसके बाद उसने a की वैल्यू प्रिंट आउट कर दी, a की वैल्यू 33 है, 33 आ गई। उसके बाद उसने 5 स्पेसेस जनरेट किए हैं, फिर इसके दरमियान 5 स्पेसेस जनरेट होंगे, फिर b की वैल्यू जो है प्रिंट आउट कर दी जाएगी, b की वैल्यू प्रिंट आउट हो गई, फिर अगेन 4 स्पेसेस जनरेट हुए और उसके बाद उसने हाई को प्रिंट आउट कर दिया। तो इस तरह से ये जो सेट विड्थ का जो फंक्शन है ये iomanip.h जो हेडर फाइल है इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक उसने एग्जांपल जो वो यहाँ पर दी हुई है। आपके लिए एक नई चीज है जी यहाँ पर जिसमें कि उसने लेंथ मेंशन नहीं की। हम आमतौर पर यहाँ पर लेंथ मेंशन करते रहे थे कि हमारे पास कैरेक्टर्स जब एक से ज्यादा हैं तो जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी हम यहाँ पर लेंथ मेंशन करते थे कि इतने कैरेक्टर्स जो वो यहाँ पर स्टोर करने हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर उसने लेंथ मेंशन नहीं की। तो बेसिकली लेंथ ना मेंशन करने की वजह यह है कि जब आपको पता ना हो कि आप कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर लिख रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर लेंथ को डिफाइन नहीं करते, हम इसको खाली छोड़ देते हैं। तो फिर C++ का कंपाइलर ऑटोमेटिकली उतने कैरेक्टर्स जितने यहाँ पर कैरेक्टर्स आपने लिखे उतने कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टोर कर देता है। यानी जब हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ अनडिफाइन होती है, हमें पता नहीं होता कि कितने कैरेक्टर्स हमने यहां पर लिखने हैं, तो फिर हम यहां पर इसको खाली छोड़ देते हैं। लाइक अगर मैं कहता हूं कि मैंने मैक्सिमम विड्थ 30 देनी है तो फिर तो मैं 30 मेंशन कर लूंगा, लेकिन जब मुझे पता नहीं है कि मैंने यहां पर जो लाइन लिखी है इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं तो फिर मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूं। तो जितने कैरेक्टर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उतनी जो स्पेस यहां पर कंपाइलर सेट कर देगा। तो या तो वे आउट ये है कि आप इसको काउंट कर लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहां पर आप 13 लिख दें। लेकिन ये एक लेंथी टास्क है कि आप कोई भी यहाँ पर लाइन लिखें और फिर आप उसको काउंट करें और काउंट करके एग्जैक्ट आप यहाँ पर जो लेंथ मेंशन करें। तो आप इस तरह से भी जो शॉर्टकट में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा दें, उसके अंदर लेंथ ना बताएं, लेकिन आपने यहाँ पर इसको मेंशन जरूर करना है कि क्या जो इसके अंदर स्टोर किया जाएगा। उतने कैरेक्टर्स यहाँ पर फिर असाइन कर दिए जाएंगे इसको। उसके बाद सेट पर्सियन है, इसको हम रख लेते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। चूंकि अभी लेक्चर का टाइम जो वो एंड हो गया तो हम इसको जो वो नेक्स्ट लेक्चर में रख लेते हैं। अगर तो कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप डिस्कस कर लें, या फिर अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि सेट पर्सियन क्या होता है। जी कोई क्वेश्चन है? ये देखें, ये उसने इसी आउटपुट को डिस्प्ले किया हुआ है कि ये आपके बाइट्स हैं बेसिकली, और इन बाइट्स के अंदर ये जो उसने कैरेक्टर्स हैं ये इस तरह से स्टोर किए हुए हैं। बेसिकली बाइट तो मैंने इसलिए कहा कि जो स्ट्रिंग जब मेमोरी के अंदर स्टोर होता है तो वो इस तरह से एक एक कैरेक्टर एक एक बाइट के अंदर जो वो स्टोर कर दिया जाता है। तो ये जो स्पेस है ये भी बेसिकली एक कैरेक्टर है, इसलिए हमने इसको काउंट किया तो ये टोटल 13 बने थे। बहरहाल यहाँ पर जो आउटपुट विंडो है उसके अंदर भी वो आउटपुट विंडो भी कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड होती है। तो पहले चूंकि 3 यहाँ पर लिखा गया है,
सेट विड्थ 5 है और 5 के बाद जो वो n की वैल्यू को प्रिंट आउट किया गया है, तो यहाँ पर ये 5 1 2 3 4 5 स्पेसेस के अंदर अंदर जो है वो उसने ये इस नंबर को डिस्प्ले करना है। उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा गया, तो ये 8 स्पेसेस के अंदर अंदर जो वो इसको डिस्प्ले करेगा। फिर इसी तरह से अगर 16 लिखा गया तो ये 16 स्पेसेस के अंदर अंदर जो है वो हमारी आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद ये सेट पर्सियन में वो कहता है कि अगर आपने पॉइंट के बाद वैल्यूज मेंशन करनी है तो फिर आप किस तरह से मेंशन करते हैं। वो कहते हैं 310.0 है, और अगर आप सेट पर्सियन 2 कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट है उसके बाद 2 जीरोस जो वो ऐड कर दिए जाएंगे। यानी बेसिकली जो सेट पर्सियन है ये जो पॉइंट के बाद जो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बताता है वो आपको बताता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स वो डिस्प्ले किए जाएंगे। यहाँ पर 5 लिख दिया है तो देखें पॉइंट के बाद 5 जीरोस वो डिस्प्ले कर दिए गए। यहाँ पर 2 लिखा गया है तो पॉइंट के बाद सिर्फ जो 2 डिजिट्स थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हुए। तो इस तरह से ये सेट पर्सियन जो वो आप, इसकी एग्जांपल भी उसने दी हुई है, इसको आप करके देखिएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना रखते हैं। फिक्स्ड का जो ऑपरेटर है वो हम जो वो नेक्स्ट लेक्चर में जो वो स्टडी करेंगे। आपको मैंने असाइनमेंट दे दी है, वो असाइनमेंट आपने जो वो करनी है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।